अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास पास पेपर है ऑपरेटिंग सिस्टम का 2021 का 5th सेमेस्टर का। ठीक है, सो हम लोग विदाउट टाइम वेस्टिंग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द यूज़र मोड एंड द सिस्टम मोड। तो यूज़र मोड आप लोगों को पता है कि जो हम यूज़र यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास एप्लीकेशंस हो गई इस तरह से। सिस्टम मोड क्या होता है, जो हमारा सिस्टम जिसके पास कंप्लीट हमारा हार्डवेयर जो एक्सेस है वो भी होती है, जबकि यूज़र मोड के पास इसकी हार्डवेयर एक्सेस नहीं होती। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास डिफरेंट बिटवीन यूज़र मोड एंड सिस्टम मोड के बारे में बताऊं तो यहाँ पर यूज़र मोड में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन है, लिमिटेड प्रिविलेजेस हैं, उसके बाद सीपीयू प्रोटेक्शन। तो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कुछ लिमिटेड एक्सेस होती हैं, यानी वो एक्सेस जो होती हैं वो डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर के रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकती हैं। उसके बाद एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन होती है। इसमें क्या होता है कि यूज़र मोड में हमारे पास यूज़र एप्लीकेशन यूज़र लेवल प्रोसेस जो हैं वो रन करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन के रेगुलर टास्क जैसे टेक्स्ट एडिटिंग हो गई, वेब ब्राउजिंग हो गई, इस तरह के काम जो होते हैं ना, यानी जो हम लोग वेब ब्राउजिंग यूज़ कर रहे होते हैं, हम अपनी जैसे मैंने ये अभी वर्ड फाइल खोली हुई है, तो ये वर्ड फाइल जो है मेरे पास ये एप्लीकेशन है, तो मैं यूज़र हूँ, मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड प्रिविलेजेस आ जाते हैं। तो यूज़र मोड जो है ना, इसके बाद भी लिमिटेड प्रिविलेज यानी कि इसके राइट्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं प्रोसेस करने के लिए। जैसे इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं टास्क के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ यूज़र्स परमिशन पे ही डिपेंड कर रही होती हैं। उसके बाद सीपीयू प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो सीपीयू डज नॉट ग्रांट फुल एक्सेस टू यूज़र मोड प्रोसेस टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज। यानी सीपीयू जो है ना वो फुल एक्सेस नहीं देता यूज़र मोड को कि वो अपने, क्योंकि जब अगर सीपीयू जो है ना यूज़र मोड को एक्सेस दे देता है ना, तो कोई भी अनऑथराइज पर्सन या कोई भी अनऑथराइज एक्सेस आ सकती है, सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए जो सीपीयू है उसने यूज़र मोड को ये रिस्ट्रिक्शन दिया कि तुम हमारे जो हार्डवेयर है या सीपीयू है उस तक तुम इन जो है वो इतनी एक्सेस नहीं रख सकते हो। उसके बाद सिस्टम मोड की बात करें तो हमारे पास सिस्टम मोड या फिर इसको हम लोग कर्नल मोड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको सिस्टम मोड की जगह कर्नल मोड आए तो आप लोग इन दोनों का सेम आंसर लिखेंगे। इसके अंदर पॉइंट है जैसे फुल एक्सेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स हैं, देन अनरिस्ट्रिक्टेड प्रिविलेजेस हैं एंड हार्डवेयर एक्सेस हैं। फुल एक्सेस का मतलब क्या होता है कि सिस्टम के पास, सिस्टम मोड के पास हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज तक उसको डायरेक्टली एक्सेस करने की फुल एक्सेस होती है सिस्टम रिसोर्सेज की। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट होता है, यानी इसके अंदर क्या होते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कोर कंपोनेंट होते हैं ना वो रन होते हैं, जैसे हमारी डिवाइस ड्राइवर होगी, हमारी इंटरप्रिंट हैंडलर्स होगी, हमारी मेमोरी मैनेजमेंट होगी। उसके बाद अनरिस्ट्रिक्टेड प्रिविलेजेस की बात करें तो कर्नल मोड जो है ना ये हमें अनरिस्ट्रिक्टेड प्रिविलेजेस यानी इसके अंदर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, हमारे सीपीयू को एक्सेस करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, अनरिस्ट्रिक्टेड प्रिविलेजेस होते हैं। ठीक है, ये यूज़र मोड के पास इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड प्रिविलेजेस होती थी। हार्डवेयर एक्सेस होते हैं, तो ये मैंने फिर बताया कि ये हमारे हार्डवेयर पे डायरेक्टली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, इन्हें फुल परमिशन दी जाती है, जबकि हमारे जो यूज़र मोड होते हैं ना वो इस चीज़ों के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन यूज़र मोड एंड द सिस्टम मोड। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक्सप्लेन द डिस्पैच लेटेंसी एंड इट्स कॉजेज एंड द इफेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं डिस्पैच लेटेंसी का मतलब क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का पता है ना, जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में स्विच कर रहा होता है, यानी उसको रिप्लेस कर रहा होता है, तो क्या होता है कि पहले वाले प्रोसेस को या पहले वाले प्रोसेस को रिस्टोर करते हुए अगले वाले प्रोसेस को सेव करते हुए उसे रजिस्टर में अपडेट करते हुए, ठीक है, मेमोरी में लोकेट करते हुए जो टाइम लगता है, उसके बीच का जो टाइम लगता है उसको हम लोग डिस्पैच लेटेंसी कहते हैं। यानी उसमें जितना डिले होता है ना उसको हम लोग डिस्पैच लेटेंसी कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। Dispatch latency is the delay that occur during the context switching process in an operating system. When the CPU switch from one process to another, this switch is called a context switching, and then delay experienced during this switch is known as a dispatch latency. Okay, इसके causes क्या हैं और इसके effect पूछे हैं। तो context switching overhead, ठीक है, मतलब इसका मतलब भी यही होता है कि जब उसको ज़्यादा टाइम लेना पड़ता है तो तब हमारा dispatch latency जो है इस चीज़ों की वजह बनता है। आपने यहाँ पर यही लिखना है कि जब स्विच करते हुए या इसके दरमियान में प्रोसेस
प्रोसेस स्टेट्स जो होते हैं, करंट प्रोसेस स्टेट्स होते हैं, इनको सीपीयू के रजिस्टर्स में अपडेट करते हुए और फिर इस चीज़ों को रिस्टोर करते हुए नेक्स्ट प्रोसेस को, तो ये इसमें टाइम लगता है। स्केजुअली ओवरहेड होते हैं, द टाइम टेकन बाय द स्केजुअलर टू मेक अ डिसीजन। अब जो स्केजुअलर होते हैं, जो हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम स्केजुअलर होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने स्केजुअल को डिसाइड करना होता है, तो इस दौरान भी उसको डिस्पैच लेटेंसी का सामना करना पड़ता है ताकि नेक्स्ट प्रोसेस को रन करने, क्योंकि जब तक हमने नेक्स्ट प्रोसेस को सिलेक्ट करना होता है इतने में हमारा काफ़ी टाइम डिले हो जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट ओवरहेड में जाहिर बात है मेमोरी को भी एलोकेट करना, डी एलोकेट करना प्रोसेस के लिए, ये भी कुछ टाइम ले सकता है, और जब ये टाइम लेता है तो यहाँ पे डिस्पैच लेटेंसी उसकी वजह बनते हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में भी हमारी डिस्पैच लेटेंसी जो है ये भी कास बन सकती है, क्योंकि इनपुट करते हुए उसकी आउटपुट आने में भी हमें वेट करना पड़ता है, तो ये छोटा सा डिले भी हमारे डिस्पैच लेटेंसी की वजह बनते हैं। अब इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं कि ये सिस्टम परफॉर्मेंस जो होती है ना उसको डिक्रीज़ कर देता है। उसके बाद हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है, जो कि हमारे यूज़र्स के लिए अनडिज़ायरेबल होता है, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं, जैसे जब हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारे कुछ रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस, इनकी जो एफिशिएंसी होती है ना ये रिड्यूस हो जाती है, तो इस तरह से। उसके बाद लो थ्रूपुट्स की बात करते हैं, तो ये हमारे पास डिस्पैच लेटेंसी के इंक्रीज़ होते ही जो सिस्टम की थ्रूपुट्स होती है ना वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है, जो कि प्रोसेसेस जो हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं ना उनकी स्पीड को भी स्लो कर देती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्टारवेशन। तो इस पे मेरी वीडियो ऑलरेडी है डिटेल में, आप लोग जाएं और वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने सिंपल रेस्टोरेंट की एग्जांपल में वीआई कस्टमर और रेगुलर कस्टमर की एग्जांपल दे के आपको स्टारवेशन का समझाया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पीसीबी, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन पीसीबी अबाउट अ प्रोसेस एट द टाइम ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग विच रोल पीसीबी प्ले। तो हम ये भी बता दूं कि पीसीबी के बगैर जो है हमारी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, हमें पीसीबी ज़रूर चाहिए होता है। प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स होता है, तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पीसीबी स्टैंड फॉर द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। बेसिकली ये एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी भी स्पेसिफिक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती है ना वो इसके अंदर जाकर स्टोर होती है। ये हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट और स्केजुअलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अब इसमें किस टाइप का डाटा जो है पीसीबी में स्टोर होता है, तो पीसीबी में जो डाटा स्टोर होता है जैसे प्रोसेस स्टेट। अब प्रोसेस स्टेट कौन सी है, जो करंट स्टेट होती है, जैसे हमारे रनिंग है, रेडी है, ब्लॉक्ड है, टर्मिनेटेड है, ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है वो रेडी क्यों में होता है, फिर उसको रन कराते हैं और फिर हम स्पेसिफिक टाइम पे उसको ब्लॉक कर देते हैं, फिर एंड पे आके उसको टर्मिनेट भी कर देते हैं। फिर प्रोसेस आइडेंटिफाई रहता है कि हमने उस प्रोसेस को स्पेसिफिक नेम देना होता है, जैसे हमारे पास P1 है, P2 इस तरह का। फिर प्रोग्राम काउंटर आता है जो ये बताता नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बताता है, ठीक है, ये हमारे पास बताता है कि नेक्स्ट किस प्रोसेस ने आके एग्जीक्यूट होना है। रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन है, ये बताता है ये हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ द सीपीयू रजिस्टर, जैसे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हो गए, स्टैक पॉइंटर हो गए, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हो गए, इनकी वैल्यू को बताता है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी जैसे मेमोरी का जो बेस एड्रेस होता है, मेमोरी का साइज़ होता है, मेमोरी को एलोकेट करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा पीसीबी इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करता है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेस प्रायोरिटी। अब यहाँ पर देखते हैं कि स्केड्यूलर के लिए सबसे पहला कौन सा प्रोसेस जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, तो वो उसको पहले रन करता है। उसके बाद आईओ स्टेट इन्फॉर्मेशन यानी हमारी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जैसा कि हमारी जो फाइल को ओपन करना, फाइल को सोक करना और स्टेटस ऑफ द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो हमारे प्रोसेस के साथ एसोसिएट होते हैं ना, तो उन तरह की इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर करता है। अब है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पीसीबी ड्यूरिंग द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो ड्यूरिंग द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पीसीबी प्ले अ क्रूशियल रोल व्हेन द सीपीयू स्विच फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जब सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच कर रहा था, तो क्या होता है कि जो हमारे पास करंट स्टेट आती है ना सीपीयू, तो क्या करता है कि उसको पहले सेव करता है, उसको रजिस्टर के अंदर अपडेट करता है, ठीक है, यानी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन रखता है और फिर इस प्रोसेस को जो पीसीबी के अंदर जाकर जो है ना वो सेव करता है रनिंग प्रोसेस में जाके। फिर क्या करता है रीस्टोर द स्टेट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आने वाला या जो हमारा पिछला जो प्रोसेस होता है ना उसकी जो एग्जीक्यूशन उसने की होती है ऑलरेडी, उसको फिर रीस्टोर करता है पीसीबी के थ्रू
CPU के अंदर, ठीक है। होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो हमारी जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है ना, वो हमारे PCB के बगैर जो है वो ज़्यादा मेंटेन नहीं रहती, बल्कि PCB इज़ द फंडामेंटल फॉर द मेंटेनिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट और प्रोसेसिंग ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब बाकी के शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी से सब्सक्राइब लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है।